हाय फ्रेंड्स, मैं BL जहांगीर वर्टेक्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हमने 11th के टॉपिकों की चर्चा की थी। 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक विमीय गति और प्रक्षेप्य गति, 1D एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम 12th का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। देखो, स्थिर वैद्युतिकी की बात करें, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या चार्ज से है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की, आवेश। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, जिसके अंदर आप स्टेशनरी चार्ज जो भी फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके बारे में स्टडी करते हो, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर आवेश और उससे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। चार्ज की बात करें, आवेश है क्या, तो मैकाले की बात करें, मैकाले के अनुसार चार्ज जो है, आवेश जो है, किसी भी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर सकता है। अब आवेश की बात करते हैं, आवेश और उसकी मूलभूत प्रॉपर्टी की। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश की मूलभूत इकाई इलेक्ट्रॉन ही है। किसी भी वस्तु पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाए या हटाया जाए तो वस्तु आवेशित हो जाती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसके कुछ गुण धर्म है। सबसे पहले आता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। Q इक्वल टू हम लिखते हैं ±NE, और N जो है वो कोई इंटीग्रल नंबर है। N है वो पूर्णांक राशि है, N का मान 0, 1, 2, 3 ऐसे रहता है। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुण जो होता है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि ये है कि एक वस्तु पर आठ कूलाम आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये है। तो सबसे पहले बात करें, उसको सीधा सा ध्यान में रखना है। अगर आवेश का मान मैं 1 कूलाम ले लूं, या ये पूछ ले कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज, तो यहाँ एक Q इक्वल टू ±NE, N की वैल्यू निकालनी है, बाकी की है आपके पास, और इसका मान 10⁻⁻19, तो N की वैल्यू आ जाती है 1/1.6 × 10⁻⁻19, और इसको आप सोल्व करते हो तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका मतलब है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 कूलाम में निकालने हैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 कूलाम निकालोगे तो 8 × 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा। तो ये 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऐसे ही
करंट से रिलेटेड करके भी पूछ सकता है। ये पूछ ले कि एक चालक में 5 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक चालक में 5 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए? 5 एम्पियर करंट इज पास्ड इन ए कंडक्टर फॉर 5 सेकंड, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू कंडक्टर इज। तो हमें पता है भाई करंट है dq अपॉन dt के इक्वल होती है। आवेश प्रवाह की दर को आप विद्युत धारा कहते हैं। रेट इन चेंज इन चार्ज इज इक्वल टू करंट। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो I इंटू टी, I की वैल्यू 5 इंटू 5 25 कूलाम चार्ज हुआ। और 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल निकालना है तो 25 को 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी है कि आवेश जो है द्रव्यमान से संबद्ध है। चार्ज इज एसोसिएट विथ मास। हमें पता है भाई सबसे मूलभूत इकाई तो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो इसका कुछ ना कुछ मास तो है ही। और मास की बात करें तो मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अब इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करेंगे। एक वस्तु को आप आवेशित करते हो, आवेशन की बात है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हो तो वस्तु हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इसमें आप ऐड कर दो तो वस्तु हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो साथ में इतना मास भी तो रिमूव कर रहे हो। अरे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाते हो तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इतना द्रव्यमान बाहर निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इतना मास है वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब वस्तु को धनावेशित करते हो तो इसके द्रव्यमान में कमी आती है, और वस्तु को ऋणावेशित करते हो तो इसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। और इन्हीं पर क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि एक वस्तु को निरंतर ऋणावेशित किया जाए तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इफ ए बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली कंटिन्यूअसली, देन मास ऑफ बॉडी विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट और नन ऑफ दीज। अब आप एक वस्तु को ऋणावेशित कर रहे हो, नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो, तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करते हैं, इसका मतलब इतना मास साथ में ऐड होगा, और साथ में ऐड होगा तो ऑब्जेक्ट है उसके मास की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी है कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश या चार्ज को आप न तो प्रोड्यूस कर सकते हो, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर सकते हो। वस्तु एक आवेश संरक्षण का मतलब है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरी बात करें तो आवेश की निश्चरता की बात आती है। आइंस्टीन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने कहा कि एक पार्टिकल का रेस्ट मास m0 है तो मूविंग मास m0 इंटू 1 माइनस v² हो जाता है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इसका मतलब है कि मास जो होता है वो चेंज हो सकता है। अगर बॉडी है वो हाई स्पीड से ट्रेवल करे तो मास चेंज हो जाता है, लेकिन आवेश कभी भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है, चाहे इसको आप किसी भी स्पीड से ट्रेवल करवा दो। आवेश को आप चाहे किसी भी स्पीड से ट्रेवल करवा दें, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो बात आती है कि मान लो ये कोई Q चार्ज है, ये स्टेशनरी है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। कि एक रेस्ट चार्ज जो होता है, रेस्ट विराम आवेश जो होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। और इसी को आप कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, से ट्रेवल करवा दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक चार्ज कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रोड्यूस होते हैं। और यही चार्ज है वो एक्सेलरेटेड मोशन करता हो, त्वरित गति कर रहा है, इसकी गति में कोई त्वरण है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट स्पीड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, तथा त्वरित आवेश जो है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते तो वो आती है आवेश की योज्यता, एडिटिविटी की बात आती है। मान लो ये कोई बॉडी है, इसके अंदर चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4। एक वस्तु के अंदर ये सारे आवेश है, तो वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। सामान्यतः सभी आवेशों को आप ऐड कर दो, इस वस्तु पर टोटल चार्ज आ जाएगा। अब बात आती है प्रोटॉन पर चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है, लेकिन नेचर दोनों का अलग अलग होता है। अब आवेश के मात्रकों की बात आती है और इसमें आवेश का सबसे छोटा मात्रक पूछा हुआ है एग्जाम में। आवेश के मात्रकों की बात करें तो आवेश का जो MKS मात्रक है वो है कूलम, और छोटे मात्रकों की बात करें CGS मात्रक फ्रैंकलिन है, और फ्रैंकलिन जो होता है
वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। इसके अलावा कभी कभी हम ESU और EMU भी काम में लेते हैं। ESU को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई, और EMU को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय इकाई बोलते हैं। और यही फ्रैंकलिन है। सबसे बड़ा मात्रक जो होता है आवेश का वो फेराडे है। फेराड नहीं, फेराडे। फेराड आगे पढ़ेंगे, धारिता का मात्रक आता है, कैपेसिटेंस का की यूनिट आती है, और एक कूलाम में 96,500 फेराडे होता है। एक कूलाम में कितना? एक फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है। अब दो स्थिर आवेशों की बात करते हैं। हमें पता है भाई, दो आवेश जो हैं, दो चार्ज जो होते हैं, उनके बीच में फोर्स लगता है। अगर उनका नेचर इक्वल है, प्रकृति समान है, तो प्रतिकर्षण, और प्रकृति विपरीत है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो दो स्टेशनरी चार्ज के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसको हम बोलते हैं कूलाम का नियम या कूलाम बल बोलते हैं। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं। फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इज कॉल्ड कूलाम्स फोर्स। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, बीच की डिस्टेंस है R। तो कूलाम ने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो इन दोनों के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का वर्ग। तो F इक्वल टू हम लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस K की वैल्यू है, K का मान जो है वो दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। दोनों भाई कौन सा माध्यम है? जैसे हम निर्वात के लिए बात करें, भाई दोनों आवेश हैं वो वैक्यूम या निर्वात में रखे हुए हैं। इसके लिए K की वैल्यू 1 होगी, लेकिन कौन सी यूनिट में? CGS में। और MKS यूनिट में K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिखते हैं 9 × 10⁹, और यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन वीमा जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है, कईयों को साथ में मिलाकर। एप्सिलॉन नॉट की बहुत बार पूछी गई है। कूलाम होता है एम्पियर इंटू मीटर, A1 T1, तो ऊपर तो हो गया A1 T1 का स्क्वायर। न्यूटन होता है M1 L1 T-2, और मीटर होता है L2। तो ध्यान से देखें, इसकी डायमेंशन हो गई, ऊपर तो A2 T2, नीचे M1 L3 T-2, ऊपर ले जाओ तो टोटल डायमेंशन बन जाएगी M-1 L-3 T4 A2। ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता की विमा है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात करते हैं हम इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मीडियम भर दे, और मीडियम भर दे, कोई माध्यम हो
तो माध्यम के लिए K की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन m, और एप्सिलॉन m जो है वो उस माध्यम की विद्युतशीलता होती है। तो इस कंडीशन में माध्यम में जो फोर्स आता है वो ये आ जाता है। अब दोनों का रेशियो लें, निर्वात वाले को F0 और माध्यम वाले को Fm, तो ये बन जाता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन r या k से लिखते हैं। इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या प्रावैद्युतांक बोलते हैं। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का रेशियो है वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की। रिलेटिव परमिटिविटी बोल दे चाहे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दे। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलताओं का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक के इक्वल होता है। तो F0 अपॉन Fm की वैल्यू आ गई K। तो माध्यम में फोर्स कितना आ गया? किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F0 अपॉन K आ जाता है। अब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या प्रावैद्युतांक की बात करें, ध्यान रखना कुछ माध्यम होते हैं, अलग अलग 3 माध्यम हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स, चालक और कुचालक। और कुचालक माध्यम जो है, कुचालक माध्यम को ही हम प्रावैद्युतीय माध्यम बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स की बात करें, प्रावैद्युतीय माध्यमों के लिए प्रावैद्युतांक का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। प्रावैद्युतीय माध्यमों का प्रावैद्युतांक हमेशा 1 से ज्यादा होता है, और 1 से बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड करोगे, इसका मतलब है कि माध्यम में लगने वाला स्थिर विद्युत बल हमेशा निर्वात में लगने वाले बल से सदैव कम होता है। इसका मतलब है अगर आप 2 आवेश रखे हुए हैं निर्वात में, उनके बीच में कोई माध्यम भर दे तो माध्यम में लगने वाला स्थिर विद्युत बल जो है वो घट जाता है, हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम is filled between 2 stationary charge, then electrostatic force between these charge always decreases, हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो मैक्सिमम जो होता है वो H2O वाटर के लिए होता है। K की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए? जल के लिए। और K जो है वो H2O के लिए होता है 80। और जितने भी कंडक्टर हो, जितने भी चालक हैं, उन सब के लिए K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। और इसी पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2 चार्ज हैं, एक 16 माइक्रोकूलाम का, एक 4 माइक्रोकूलाम का, 5 मीटर की दूरी पर या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच में एक तांबे की प्लेट रख दे। किसकी प्लेट है? कॉपर प्लेट है। तो इनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल होगा, पहला ऑप्शन है बल घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा है अपरिवर्तित, और चौथा है शून्य। तो कई लोग बाग इस कॉपर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रावैद्युतीय माध्यम मान लेते हैं। कॉपर है वो प्रावैद्युतीय माध्यम नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है इसका मतलब कॉपर जो है, कॉपर इज नॉट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट इज ए कंडक्टर।
चालक है और चालकों के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट है और k की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट हम रख दें और इनफाइनाइट रखते ही ये कितना हो जाएगा, शून्य। चाहे कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, किसी की भी प्लेट रख दे, कोई भी चालक प्लेट रख दी जाए दो आवेशों के बीच में, तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल जो है वो हमेशा कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करें इसमें, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर विद्युत बल जो है उसकी कुछ विशेष बात करते हैं। फोर्स हमने निकाला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबसे पहले हम बात करें इसकी, F इज इनवर्सली फोर्स, इनवर्सली डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के है। जितने भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं फोर्स से, वो सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल भी किस प्रकार का बल है, संरक्षी बल है। वर्क पावर एनर्जी में हम चर्चा करेंगे कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होता है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव होता है, कौन सा संरक्षी होता है, कौन सा असंरक्षी होता है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन ध्यान रख ले संरक्षी बलों की। पहली तो बात आती है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। वर्क जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता वर्क। दूसरा कि एक क्लोज लूप में नेट वर्क डन जीरो होता है, किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स। और तीसरा, एक क्लोज पाथ में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। दूसरा है, दूसरी बात आती है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया बल की अनुपालना करता है। इसका मतलब है मान लो दो चार्ज है Q1 और Q2, Q1 Q2 पर जितना फोर्स अप्लाई करता है Q2 भी Q1 पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, केवल डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तीसरी बात है वो है मीडियम बेस फोर्स। दोनों चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर आधारित है, माध्यम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, कूलाम बल पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई दिक्कत हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।